मायावती पर हुई अभद्र टिप्पणी की प्रतिक्रिया में दयाशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ सरेआम अश्लील नारेबाजी करने को लेकर बीजेपी और बीएसपी आमने सामने आ गए हैं। दयाशंकर सिंह की नाबालिग बेटी को लेकर कही गई भद्दी बातों के खिलाफ बीजेपी राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने लखनऊ में इस मामले को लेकर हजरतगंज में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। वहीं बीएसपी ने भी दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी न होने पर 25 जुलाई से राज्य भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को बीएसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटियों के बारे में सरेआम अभद्र नारेबाजी की। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर नारेबाजी को जायज ठहरा दिया। सिद्दीकी ने कहा कि नारेबाजी को गलत अर्थों में लिया गया। दयाशंकर सिंह के परिवार पर हुई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी अब खुलकर मैदान में आ गई है। बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में के तहत पार्टी राज्य भर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। उधर दयाशंकर सिंह की मां तेतरा सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने इन नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505, 509, 120B, 153A में केस दर्ज किया है। उधर वाराणसी में बीजेपी की महिला सेल की कार्यकर्ताओं ने मायावती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मायावती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही दयाशंकर के परिजनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। हम लोग आक्रोशित इसलिए हैं कि दयाशंकर सिंह ने जो अभद्र व्यवहार मायावती जी के साथ किया था, पार्टी के नेतृत्व ने उनको पार्टी से बाहर किया था, पूरी सजा दी गई थी। लेकिन उनकी बेटी कल शाम को जब गई तो मायावती प्लस उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया है वो हम महिलाएं, हम बच्चियां हमारे साथ हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला। अपनी नाबालिग बेटी को लेकर की गई बेहद भद्दी नारेबाजी से आहत स्वाति ने मायावती और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पॉस्को के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। स्वाति ने साफ किया कि अभद्र भाषा को लेकर दयाशंकर पर जैसी कार्रवाई की मांग हो रही है, वैसी ही कार्रवाई उनकी नाबालिग बेटी को निशाना बनाने वालों पर भी होनी चाहिए। इस बीच लखनऊ पुलिस ने दयाशंकर के परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है। ये नहीं कहते कि दयाशंकर जी गिरफ्तार हो, तो अगर उनके में जो चीजें जो कानून को सही लगता है वो करें और इन लोगों में जो कानून को सही लगता है वो कानून अपना काम करें। और इस पूरे मामले पर दयाशंकर की मां और साथ ही साथ बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं मायावती पर करेंगे और कौन करेगा, उसके पार्टी पर करेंगे। उसके पार्टी इतना गंदा गंदा बात बोल रहा था कि कौन नहीं देखा है टीवी में। क्या करा हमारा लड़का कुछ बेजाय नहीं किया है। लड़का को गाली कोई सुना है मुंह से? और वो कितना गंदा गंदा गाली दे रही थी संसद में। यही है कि मोदी से कि वो हमारा लड़का को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि कब घटना घटा देगा मायावती। जब मुंह से बोलती है तो कर सकती है। मेरा नातिन को बोला, मेरा लड़की को बोला, मुझको बोला, पूरा परिवार को गंदा गंदा बात कहा। जो धरना प्रदर्शन के दौरान ये नारे भी लगाए गए कि दयाशंकर अपनी बहन व बेटी को पेश करो, पेश करो, पेश करो, जो कि उनके हिसाब से यह अमर्यादित नारे बताए गए हैं। लेकिन इसके बारे में मेरा यह कहना है कि श्री दयाशंकर सिंह की मां का यह आरोप बिल्कुल निराधार एवं गलत है, जबकि इस बारे में सही तथ्य यह है कि कल के भाषणों में यह कहा गया था कि जिन अशोभनीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल दयाशंकर सिंह ने हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के
बारे में किया है, क्या इस भाषा को दयाशंकर सिंह की बहन व बेटी सही ठहराएंगी? और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ क्या बात यहां पर निकलकर सामने आई है यूपी सरकार के मंत्री राजेंद्र चौधरी की तरफ से, आपको वो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री दयाशंकर सिंह के द्वारा जो बहन मायावती जी के बारे में टिप्पणी की गई थी उसे गलत माना और उनको पद से और मुक्त करते हुए पार्टी से निष्कासित कर देने का काम किया। लेकिन सस्ती राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए बहन मायावती जी के निर्देश पर उनके महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के माध्यम से जिस प्रकार से प्रदर्शन के दौरान 21 तारीख को भाजपा के पूर्व नेता श्री दयाशंकर सिंह जी की बेटी बहन के बारे में आप शब्दों का प्रयोग किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसे गलत मानती है, उसकी निंदा करती है। भाजपा और बसपा एक नया तमाशा उन्होंने खड़ा कर दिया। विचारधारा से राजनीति को पटरी से उतारने की साजिश है। बहु बेटियों का अपमान करो, बहनों का अपमान करो, एजेंडे को बदल दो। जनता राजनीतिक एजेंडा के बारे में सोचना बंद कर दे। दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी दोनों पार्टियों को अदब से पेश आने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार यूपी में विकास के कार्य कर रही है। एक हिस्सा तो गलत है, हमने भी कहा कि ऐसा किसी भी महिला के प्रति, किसी भी नारी के प्रति, लड़की के प्रति ऐसी भाषा, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन मंच से कमाल कर दिया आपने, दूसरे लोगों ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कहा आपने। इस शहर में जो अदब के लिए शहर माना जाता है, और मंचों पे तो कम से कम सम्मान की भाषा तो हो। और खैर उनसे तो उम्मीद भी क्या कर सकते हो। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते वक्त शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान AN-32 लापता हो गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक खोजी टीमों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सर्च ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। विमान में 29 लोग सवार थे। विमान में 6 चालक दल के सदस्यों के अलावा वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तटरक्षक के जवान सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि इस विमान ने चेन्नई के तांबरम वायुसेना हवाई अड्डे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी और इसे 11:30 पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने विमान की तलाशी में व्यापक बचाव और खोज अभियान शुरू कर दिया है। अभियान में विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और जहाजों को लगाया गया है। अभियान रात भर जारी रहा। सूत्रों के अनुसार विमान से आखिरी बार संपर्क उसके उड़ान भरने के 15-20 मिनट बाद हुआ। 9 बजे के बाद रडार पर विमान दिखाई देना बंद हो गया। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विमान ने शुक्रवार सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी और 11:30 बजे उसे पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचा नहीं। खोज अभियान जारी है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता DK शर्मा ने कहा कि इस खोज और राहत अभियान में P-8 निगरानी विमान, एक डॉर्नियर और 4 जहाज जुटे हुए हैं और अन्य सहायता भी ली जा रही है। विमानन एक्सपर्ट उत्तम कुमार ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, आइए उनकी सुनते हैं। This is quite an unfortunate incident that we have to first of all admit. But the issue is, it keeps happening. This is a transport squadron which went missing today. As I said, very, very unfortunate. But it needs to be explored as to why such things happen. फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं
जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाता है। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। बारिश के साथ देश में अलग अलग हिस्सों से डेंगू के मामलों ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। हर बार इस बीमारी के कहर के बावजूद नहीं लगता कि सरकारें और प्रशासन इसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर पाती हैं। उड़ीसा में इस बार डेंगू ने ऐसा आतंक मचाया है कि लोग सहमे हुए हैं। विपक्ष सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगा रहा है और केंद्र से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग कर रहा है। दिल्ली में इस मामले को लेकर की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा बीजेपी के नेता मुरली शर्मा ने राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उड़ीसा में डेंगू महामारी में परिणत होने जा रहा है और वहां पर आतंक का माहौल फैला हुआ है। उड़ीसा में आज तक 1900 लोगों को डेंगू हो चुका है। उसमें से एक म्युनिसिपैलिटी सिर्फ बड़बिल में 930 लोगों को डेंगू हुआ है। बड़े दुख का विषय है कि यह बड़बिल सारे विश्व में भारत की खनिजों की राजधानी कही जाती है, लेकिन वहां पर न सीबीसी मशीन है, न ब्लड टेस्ट की मशीन है और उसके साथ साथ वहां पर एक कंट्रोल रूम भी आज तक नहीं हुआ, करीब 1 महीना डेंगू चलने के बाद भी, कि कम से कम जहां पेशेंट है उसको लाया जा सके। बड़ा दुख का विषय है। तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए और केंद्र में हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी से मिलने के बाद जो निवेदन किया था कि आप इमीडिएटली वहां पर एक टीम भेजिए, उन्होंने टीम भेजा। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और हमें आशा है कि इसी तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। जर्मनी के म्यूनिख के एक मॉल में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी में 18 साल का ईरानी मूल का हमलावर भी मारा गया। शहर के ओलंपिक स्टेडियम के पास आईजेड शॉपिंग मॉल में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर ने पहले मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में फायरिंग की, फिर पास की सड़क पर भी गोलियां चलाईं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर ने खुद को गोली मारी या फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मारा गया हमलावर पिछले कई सालों से म्यूनिख में रह रहा था। अंधाधुंध की गई फायरिंग में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि 2 से 3 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि गोलीबारी करने वाला एक ही हमलावर था। जिस इलाके में यह हमला हुआ उसे सील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से फिलहाल घरों में ही रहने को कहा है। जर्मनी में 4 दिन पहले 19 जुलाई को बुर्जबर्ग शहर में एक सिरफिरे अफगानी हमलावर ने लोकल ट्रेन में हमला करके 20 लोगों को जख्मी कर दिया था। फ्रांस, टर्की, बेल्जियम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे यूरोप में पहले से ही अलर्ट घोषित है। नागपुर के जंगल से एक बाघ की तलाश पिछले 3 महीनों से हो रही है। जय नाम के इस बाघ का रुतबा पूरे एशिया में है और यही वजह है कि जय का ना मिलना वन विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो कहां गायब है? कहीं शिकार तो नहीं हो गया? हम किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बाघ के गुम होने की बात कर रहे हैं।
महाराष्ट्र का वन विभाग एशिया के सबसे चर्चित और रौबदार बाघ को ढूंढने की कोशिश में लगा है और उस बाघ का नाम है जय। 18 अप्रैल से लापता है। इसका लास्ट जो सिग्नल मिला था वो 18 अप्रैल का है और साइटिंग भी जो हुआ था जो लोगों ने देखा था वो भी 18 अप्रैल का है। तो उसी टाइम से ही लापता है और इसका कॉलर भी फंक्शन नहीं कर रहा है और साथ ही साथ इसका जो VHF सिग्नल्स हैं वो उससे भी ट्रैक नहीं हुआ। महाराष्ट्र के उमरेड करांडला के जंगल से लगभग 3 माह से लापता बाघ जय की खोज के लिए वन विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। जय की खोज के लिए विभाग ने बाकायदा एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत वन विभाग ने 4 टीमें बनाई हैं। करीब 100 कर्मचारी इस काम में लगे हैं। 70 गाइड की मदद भी ली जा रही है। सफारी चालकों की मदद ली जा रही है। निजी संस्थाओं को भी इस काम में लगाया गया है। नागपुर के उमरेड करहांडला वन्य जीव अभयारण्य जहां से बाघ लापता हुआ है, 100 वॉलंटियर्स की टीम 350 गांव में फैलकर इस अभयारण्य में जय की जोर शोर से तलाश कर रही है। जंगल के चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। अठारह अप्रैल से लापता बाघ को खोज निकालने पर 50,000 इनाम की घोषणा की गई है। गांव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जय के गले में लगा रेडियो कॉलर संदेश नहीं दे रहा, इसलिए डर है कि जय किसी हाई टेंशन बिजली के तार के पास से गुजरा हो, जिसकी वजह से उसका रेडियो कॉलर काम करना बंद कर चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ढूंढ ही रहा है। उनका 3 महीने हो चुके हैं ये बात को, जय के लापता होने को। तो हमने सोचा कि हम भी जो फॉरेस्ट के प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऐसे NGOs हैं, ये सब साथ में मिलके एक ऐसा मुहिम करा है जय को ढूंढने के लिए। तो इसमें सिर्फ उमरेड करंदला के नहीं, आसपास के गांव के दूसरे शहरों के लोग आकर साथ में जुड़ रहे हैं और अलग अलग विलेजेस में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर इसको वहां पे पर्चियां बांटी जा रही हैं। इनाम रखे हैं 50,000 रुपए का, जो जय का फिजिकल एविडेंस देता है हमारे को। और उस तरीके से हम लोगों ने मैप पे पूरा वर्किंग करके कि कौन से विलेजेस में उसका मूवमेंट रहा है, उस प्रकार से उसको प्रॉपर तरीके से ही ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है हमारी। उम्मीद है कि जय जल्द ही सुरक्षित घर लौट आएगा। मनीष त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, नागपुर। और अभी रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। गांधी जी की आदर्श गांव की अवधारणा का मूर्त रूप है सांसद आदर्श ग्राम योजना। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार ने किसानों के लिए चकबंदी कानून तैयार कर लिया है। विधानसभा से बिल पास होने के बाद इसका फायदा कानून के जरिए जल्द ही राज्य के किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस कानून के जरिए पहाड़ों में किसान बड़े भूभाग में खेती कर पाएगा, जिससे खेती के अवसर बढ़ेंगे। यही नहीं, चकबंदी होने से खेतों में जंगली जानवरों से सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने खाली जमीनों को लीज पर देने के लिए भी नीति बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा अब राज्य सरकार खनन की जगह चुगान की नीति तैयार करेगी, जिससे नदियों से चुगान का रास्ता साफ हो पाएगा। साथ ही अवैध खनन की संभावना भी खत्म होगी। प्रभात जी ने इनिशिएट की और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सुझाव दिया कि खनन शब्द जो है उत्तराखंड में जरा सा जिंक्स्ड हो गया, इसको भूत लग गया है, इस पर आरोप प्रत्यारोप के भूत लग गए। उन्होंने कहा कि आप चुगान की नीति बनाइए और चुगान के लिए चुगान की पॉलिसी लेकर के आइए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को देन एंड देयर कह दिया, हाउस में भी मैंने एश्योर कर दिया है कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी नदियों की जो है चुगान की नीति तैयार करेंगे। उत्तराखंड में चकबंदी कानून अब राज्य की तकदीर बदल पाएगा। ये नई व्यवस्था पहाड़ों के किसानों को खेती के लिए बेहतर माहौल देगा। दरअसल पहाड़ों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को बनाया गया है, जिसमें जंगली जानवरों से खेती की रक्षा समेत बड़े स्तर पर किसानों को फसल लगाने का मौका देने की कोशिश की जा रही है। 100 से ज्यादा जो इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव में आज एक माइलस्टोन इनिशिएटिव के रूप में ये कानून जो चकबंदी का पारित किया गया है वो साबित होगा। इससे हम बड़ी मात्रा में अपनी जमीन को उपयोगी बना सकेंगे और हमने इसके साथ लीजिंग, ग्रामीण जमीन की लीजिंग पॉलिसी बनाने का भी निर्णय लिया। विधानसभा सत्र खत्म होते ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वित्त विनियोग विधेयक पर काम करना शुरू कर दिया है। रावत ने विधेयक पर शीघ्र कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भी धन्यवाद दिया। शनिवार की सुबह सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो 31 जुलाई तक सभी विभागों को अपनी योजनाओं को विवरण सौंप दें। इसके साथ ही 15 अगस्त तक सभी विभागों को उनके लिए उपलब्ध धनराशि की जानकारी होने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को तेज गति से कार्य करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक न केवल नदियां उफान पर हैं, बल्कि चंद घंटों पहले खुले अधिकांश रास्ते एक बार फिर बंद हो गए। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश की चेतावनी तो मानो उत्तराखंड के लिए सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन इन हालात में लोगों को जिन असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं। सूबे में हालात कुछ यूं हो गए हैं कि हर बारिश का मतलब कई लोगों की मौत और लाखों रुपए का नुकसान है। सरकार और जनता कुदरत के आगे बेबस है। एक बार फिर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नदियां उफान पर हैं और लोगों की सांसें फिर अटकी हैं। लोग उत्तराखंड में किस कदर रोज मौत से जंग लड़ रहे हैं ये आसानी से समझा जा सकता है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में घर पहुंचने के चक्कर में 15 लोगों की जान पर बन आई, जब एक जीप पर अचानक पहाड़ों से मलबा आ गिरा, जिसके चलते लोगों से भरी ये जीप खाई की ओर चली गई। गनीमत ये रही कि जीप चालक ने सूझबूझ के साथ लोगों को समय रहते जीप से निकाल दिया। बारिश के चलते नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह दिया गया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को ठहराने के लिए सरकारी स्कूलों में इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन यदि लोग चाहें तो अपने लिए कोई और ठिकाना भी ढूंढ सकते हैं। सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में नदियों के किनारे बने मकानों पर लाल निशान लगाकर लोगों को ये बता दिया गया है कि उनके घर खतरे की जद में हैं, ताकि जैसे ही चेतावनी जारी हो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं।
मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी दिए जाने से पहले ही सूबे के अधिकांश जिलों में बीती रात से बारिश शुरू हो गई थी, जिसके चलते कई दिनों बाद खोले गए 4 धाम यात्रा मार्ग एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। लोग रास्तों में फंसे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। 1:45 बजे से खड़े हैं और जेसीबी आई 1:45 बजे। इन मार्गों को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी के साथ SDRF और BRO के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन बारिश इन्हें काम ही नहीं करने दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टिहरी लाइव इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाक को दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब, कयामत तक कश्मीर रहेगा भारत के साथ, बुरहान था इनामी आतंकी। काले धन पर पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी, 30 सितंबर का अल्टीमेटम रखें याद, करदाताओं को ना समझें चोर। दयाशंकर सिंह की बेटी के समर्थन में बीजेपी ने लखनऊ में किया विशाल प्रदर्शन, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में का लगाया नारा। बेटी के अपमान पर दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह ने की मांग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हो मामला। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस की 3 दिवसीय बस यात्रा को सोनिया और राहुल ने किया रवाना, हापुड़ विधानसभा से आगाज, कानपुर में खत्म होगा बस यात्रा। और काबुल में अगवा हुई भारतीय महिला जूडिथ डिसूजा को सुरक्षित छुड़ाया गया। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी, जून में किडनैप हुई थी डिसूजा। हम दिल्ली हार गए हैं। नमस्कार, दिल्ली दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 1857 के गदर को दबाने के बाद बरतानिया हुकूमत ने दिल्ली में 3 दरबार लगाए। दिल्ली में आखिरी दरबार दिल्ली के बुराड़ी से लेकर मॉडल टाउन इलाके में साल 1911 में लगाया गया था। दरअसल हिंदुस्तानियों के मन में पनप रही आजादी की सोच को कुचलने के लिए दिल्ली में अंग्रेजों ने 3 दरबार लगाए थे, लेकिन आजादी के खिलाफ षड्यंत्रों के ये दरबार पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। (1857) का गदर दम तोड़ चुका था। लाशों के अंबार और इमारतों के खंडहर दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान अब भी गुलाम है। आजादी का प्रतीक बना दिल्ली दरबार